जी कौन सा क्वेश्चन? मटेरियल हमारा वो था लेकिन वो क्वांटिटी में ऐड नहीं होता। मटेरियल आउटपुट में मतलब आप यूनिट्स नहीं ऐड होते, सिर्फ कॉस्ट आपने कर दी है। वहाँ तक जो किया था आपने डिबग किया नहीं, मैंने एक पार्ट उसका कंप्लीट करवाया था। कौन से क्वेश्चन का था? हाँ क्वेश्चन खुद था, उसका कहाँ तक हमने कर लिया था? आपने क्वेश्चन ऐसा भी कुछ हुआ है? और क्वेश्चन ओके ओके, उस क्वेश्चन का आउटपुट 19,800 यही निकला सबका? ओके, जिसका ना निकले वो बता सकता। इसके बाद ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में 3000 यूनिट से मटेरियल के एतबार से कोई मसला नहीं था, आना भी नहीं था P1 उसको कुछ भी नहीं आना था, लेकिन कन्वर्जन 55% होगी इसके अंदर और न्यू मटेरियल 100% ऐड हुआ होगा। ओके, स्टार्टेड एंड कंप्लीटिंग के एतबार से 100% थे। फिर आ गया क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, P1 100%, कन्वर्जन कितनी थी 50%। नया मटेरियल कब ऐड होता है? ओहो, कितने परसेंट पे? मैंने कितने पे लिखवाया था? 60। तो अब ये 50 पे खत्म हो चुका है, तो 60 पे लगना था, जबकि नहीं लगा होगा तो नहीं लगा तो आएगा ही नहीं। तो बस ये दो ही कंपोनेंट आने थे, P1 और कन्वर्जन। उसके बाद अब नॉर्मल गेन का मसला आया। अब नॉर्मल गेन ही निकला था 230 यूनिट्स का। P1 के एतबार से 100%, मटेरियल लग चुका 100%, क्योंकि कन्वर्जन उसकी 70 पे थी, तो 60 वाला मटेरियल ले चुका, और जब ले चुका तो 100%, कन्वर्जन के एतबार से 70%। तो यूनिट्स आपके P1 के कॉस्ट के एतबार से टोटल निकले 18,970, यही निकले। उसके बाद 19,570 और कन्वर्जन के एतबार से 19,489, यही निकले। कॉस्ट पर यूनिट आई होगी तो करंट पीरियड की कॉस्ट, फिर नॉर्मल लॉस अगर कोई थी उसकी रिकवरी वैल्यू लेस कर देनी थी, तो आपके पास पर यूनिट कॉस्ट निकली 12.22, 7.15 और 13.34, यही निकली सबकी। इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन में आए। जब ओपनिंग थी तो ओपनिंग में सबसे पहले ब्रॉड डाउन बैलेंस के बाद आपके पास ओपनिंग में सिर्फ दो चीज़ें थी। एक न्यू मटेरियल जो आया 100% वो वाला, और कन्वर्जन 55% वो, तो सिर्फ दोनों को आपने उनके रेलिवेंट रेट से मल्टीप्लाई कर देना। फिर स्टार्टेड एंड कंप्लीटिंग, वो आपके पास 16,800 थे, मटेरियल, कन्वर्जन और फर्दर मटेरियल, तीनों की कॉस्ट को ऐड करके उससे मल्टीप्लाई करवाना था। क्लोजिंग में दो चीज़ें आई, P1 और कन्वर्जन, और उसके बाद आपके पास कॉस्ट ऑफ अब नॉर्मल गेन, वो जब आपने निकाली तो उसमें भी आपको उसकी रेलिवेंट परसेंटेज बताई थी। तो आपने 100% मटेरियल, 100% कन्वर्जन और 100% फर्दर मटेरियल और 70% कन्वर्जन के एतबार से उनके रेलिवेंट कॉस्ट पर यूनिट लगा के रेट, तो आपने इसकी वैल्यू निकाल लेना। ओके, चलो लेक्चर नंबर CMA पार्ट, वो लेक्चर नंबर आज हमने करना है इसका पार्ट C में हमारे पास जर्नल एंट्रीज, यानी कि एंट्रीज पास करनी है और T अकाउंट्स बनाएंगे। एंट्रीज एंड T एंट्रीज और T अकाउंट सिर्फ मैं एक ही बनाऊंगा, वर्क इन प्रोसेस का, क्योंकि हम पढ़ भी वर्क इन प्रोसेस ही रहे हैं, तो वर्क इन प्रोसेस का एक T अकाउंट बनाया जाएगा, वर्क इन प्रोसेस अकाउंट।
ब्रॉड डाउन बैलेंस इसका, क्योंकि नेचर ये एक एसिड है और एसिड के जो अकाउंट है नेचर है वो क्या होगी, डेबिट, तो इसका ब्रॉड डाउन बैलेंस किस साइड पे आएगा, डेबिट साइड। तो यहाँ पर ब्रॉड डाउन बैलेंस और इसमें चीज़ें होंगी दो, एक होगी यूनिट्स और यहाँ पर होंगे रुपीस, और रुपीस टोटल में लिख रहा हूँ, यानी कि जो यूनिट्स हैं उनकी कोई कॉस्ट होगी पर यूनिट मल्टीप्लाई करके टोटल में लिख देंगे। अब ब्रॉड डाउन जो आपके पास यूनिट्स होंगे वो आ जाएंगे और उन यूनिट्स की कोई ना कोई कॉस्ट भी बनेगी। ब्रॉड डाउन के यूनिट्स कितने बचे पड़े यूनिट्स हैं और जो क्लोजिंग में होंगे अगले नंबर वो ओपनिंग बनेगा कितने यूनिट्स हैं और इनकी कॉस्ट पर यूनिट क्या है, मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल आ जाएगा। फिर इसके अंदर और कौन सी चीज है जो वर्क इन प्रोसेस के अकाउंट को डेबिट करती है। याद करें जब मैंने कॉस्ट फ्लो ऑफ प्रोडक्शन करवाया था उसके अंदर सिर्फ 3 चीजें मैं लेके आया था। एक कौन सी थी, डायरेक्ट मटेरियल, मतलब डायरेक्ट मटेरियल वर्क इन प्रोसेस के अकाउंट को डेबिट करेगा, तो यहां आ जाएगी डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट यहां यूनिट्स होंगे और एक यूनिट कितने का मल्टीप्लाई करने के बाद उसका टोटल आ जाएगा। डायरेक्ट मटेरियल के बाद एक मिनट, अस्सलाम वालेकुम, ओके मैं डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, एक जो मटेरियल हमने ऐड किया वो वाला होगा। इसके बाद इसमें एक मटेरियल वो भी वर्क इन प्रोसेस के अकाउंट को इंक्रीज करेगा जो ट्रांसफर इन होके आया, तो यहाँ पर दूसरा होगा ट्रांसफर इन। इसके भी कुछ यूनिट्स होंगे और कॉस्ट पर यूनिट होगी, हम मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट इसकी भी लिख लेंगे। फिर तीसरी चीज जो वर्क इन प्रोसेस को डेबिट करेगी वो होगी लेबर, यानी कि जो लेबर लेके आए लेबर ने भी वर्क इन प्रोसेस के अकाउंट को डेबिट किया होगा,
तो यहाँ आ जाएगा डायरेक्ट लेबर। लेकिन इसके कोई यूनिट्स नहीं होंगे, लेबर के यूनिट्स नहीं होंगे, लेबर की जस्ट टोटल होगी कि टोटल कितनी कॉस्ट लेबर को हमने पे की। इसके अलावा वर्क इन प्रोसेस में तब हमने बस यही चीजें ऐड की थी, और इसके अलावा अप्लाइड एफओएच थे जिससे हमने क्या किया था, उसे डेबिट किया था। कि कोई अप्लाइड एफओएच भी होंगे तो वो अप्लाइड वाले लेने हैं, एक्चुअल वाले नहीं लेने। तो यहाँ एफओएच अप्लाइड भी होंगे और इनका भी क्या होगा, टोटल ही होगा। अप्लाइड एफओएच का भी क्या होगा, टोटल ही होगा। और एक और चीज है जो वर्क इन प्रोसेस के अकाउंट को डेबिट करेगी, गेन। और क्या था, बस ये तीन चीजें, ये चीजें पहले पढ़ी थी तीन। मजीद वर्क इन प्रोसेस में ट्रांसफर इन वाले आएंगे तो वर्क इन प्रोसेस के अकाउंट को डेबिट करेंगे, और एक वो जो हमारी सोच के मुताबिक इस अकाउंट में नहीं होने चाहिए थे, एक हमारी सोच के मुताबिक इसमें नहीं होने चाहिए थे, वो थे नॉर्मल लॉस वाले। जब वो जा चुके तो वर्क इन प्रोसेस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सोच उतनी थी। लेकिन अगर वो नहीं गए तो इसका मतलब है अभी भी वो प्रोसेस के अंदर हैं। तो अगर वो हैं तो वर्क इन प्रोसेस के अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो एक नई चीज, एक ये भी नहीं है, इसको भी मैं रेड से कर देता हूं, ट्रांसफर और एक है जी अब नॉर्मल गेन। इनके भी यूनिट्स होंगे और जितने का एक होगा वो मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर लिख देंगे, उसकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो सिर्फ डेबिट साइड पे इसके यही जो है वो 5 एंट्रीज आ सकती है, सिर्फ ये 5 डेबिट साइड पे, जिससे ये वर्क इन प्रोसेस जो है वो बढ़ेगा। अब क्रेडिट अगर होगा तो वो किस किस से हो सकता है, ट्रांसफर आउट से। तो यहां पर यूनिट्स और रुपीस, तो पहले आ जाएगा ट्रांसफर आउट, कितने यूनिट्स यहां से निकले और कितनी कॉस्ट वाले निकले। ट्रांसफर आउट हो गया कि जो यूनिट से वो निकल गए। इसके अलावा और वर्क इन प्रोसेस के अकाउंट को क्रेडिट कौन कर सकता है, ये तो बाद की बात है, एंड पे आके और करेगा। और वो तो कहीं कम बैलेंस होगा ना, क्लोजिंग एंड पे पड़ा है वो, अगली दफा ड्रॉडाउन वो जो आपके पास बैलेंसिंग फिगर निकलेगी वही तो क्लोजिंग होगा। इसके अलावा अगर यहां से किसी अगले प्रोसेस में जाएगा तो अगले प्रोसेस को डेबिट करेगा और इस प्रोसेस को क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। तो ट्रांसफर आउट तो हुए, एक नॉर्मल लॉस वाला भी है। ये ट्रांसफर आउट यहां से यही अज्यूम किया जाएगा या तो निकल के बिक जाएंगे या अगले प्रोसेस में चले जाएंगे, तो इसने भी कवर कर लिया। और कॉन्सेप्ट था ना कि अगर अगले प्रोसेस में जाते हैं तो भी यहां से निकल के ही जाएंगे ना, जब निकल जाएंगे तो ट्रांसफर आउट तो हो गया। और वर्क इन प्रोसेस के अकाउंट क्या क्या तो वो बेच ले ना, इससे तो बन गए ना, इसके लिए वो कंप्लीट थे, इस प्रोसेस के लिए निकल गए, कम हो गया। और वर्क इन प्रोसेस किससे कम हो सकता है, अब नॉर्मल गेन से भी होता है। एक वर्ड और सुनना चाह रहा हूं, कौन बोला था इधर से आवाज, अब नॉर्मल लॉस तो आएगा। और डायरेक्ट मटेरियल रिटर्न कर रहे हैं तो वो तो बच्चों वाली बातें थी ना, वो तो पढ़ ली, वो पढ़ ली। और जो मैं सुनना चाह रहा हूँ, ये एक प्रोसेस चल रहा है, कोई एक प्रोसेस, मैं कहता हूँ कि एक प्रोसेस था कि हमने दूध बॉयल करना है, ये एक प्रोसेस सिर्फ बॉयल करना। अब उस दूध को बॉयल कर रहे हैं, बॉयल होने तक जब वो एंड पे बॉयल हो चुका है तो क्या क्या चीज उस उबले हुए दूध के या उस प्रोसेस को कम कर सकती है,
नॉर्मल लॉस। इवेपोरेशन भी तो होगी ना, उसने उस प्रोसेस को कम किया, हमारी सोच के मुताबिक भी किया है तो प्रोसेस को तो कम किया है ना, और अगर उससे ज़्यादा कर दिया वो तो फिर भी कम किया, वो अब नॉर्मल लॉस के लिखा जाएगा। और एक जिसने उस प्रोसेस को कम किया चाहे हमारी सोच के मुताबिक है, कम तो किया, क्रेडिट तो किया, वो भी आएगा यहाँ पर। बस यही समझना चाह रहा हूं। एक है नॉर्मल लॉस, इसके भी यूनिट्स होंगे कॉस्ट, फिर होगा अब नॉर्मल लॉस, इसके भी यूनिट्स होंगे, और एंड में जो आपके पास बचेगा वो क्या होगा, कैरी डाउन बैलेंस, कुछ यूनिट्स होंगे। और अब ये ट्रांसफर आउट वाले जो होंगे, ये जो इनकी कॉस्ट होगी, जो इनकी कॉस्ट होगी उस कॉस्ट को कहेंगे टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट यानी कि जो कंप्लीट हो चुके हैं, जिसे कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स भी आपने कहा था, वो वाली फिगर यहां पर आएगी। इवैल्यूएशन